नमस्कार, एमी लुधियाना देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लुधियाना में बहुत ज़्यादा टैलेंट छुपा हुआ है। अगर हम बात करें एक्टिंग की, सिंगिंग की और मोटिवेशन की, बहुत कुछ मिलेगा आपको लुधियाना में। तो मेरे साथ अभी रमेश सूद जी हैं, जो कि इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। लिंक्डइन वगैरह पे आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा, और कई बुक्स वगैरह जो बहुत हम सभी को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत कर लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे। Thank you so much. And your good name? शिवांगी, thank you so much. I am so happy to be here. क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखो स्प्रिंग लगे हैं पाँव में और एक एनर्जी मिली हुई है। उन लोगों से बात करने के बाद अच्छा लग रहा है। ऐसे सेट की मतलब लुधियाना में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उसको कैसे देखते हो? एक्चुअली मैं लुधियाना में रहता नहीं हूँ, मैं पूना में रहता हूँ। आई एम श्योर कि लुधियाना में बहुत टैलेंट होगा, है ना, लेकिन शायद मैंने अभी तक ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं किया है, लेकिन जिनसे भी किया है दे हैव बीन वंडरफुल पीपल। आज जैसे मुझे मिले हैं जौहल सर, या वरिंदर मित्तल जी, जितेंद्र मनचंदा, सुप्रीमली टैलेंटेड पीपल इन द सेंस, सी टैलेंट इज़ अबाउट गिविंग, अबाउट कंट्रीब्यूटिंग, ना। टैलेंट सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए हम टैलेंटेड हो जाएं, उसका क्या मज़ा। बिल्कुल। तो ये ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में, लोगों को दे रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाई आई हैव डीप रिगार्ड फॉर देम। अच्छा, एक चीज़ है कि थोड़ा पर्सनल जाऊंगी मैं, कि मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, नहीं नाम लेते हम कईयों का, वो मोटिवेट कम करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी ज़्यादा करते हैं। इट्स ऑल पार्ट ऑफ प्रोफेशन हो चुका है, मतलब लोग अपना बिजनेस काम चला रहे हैं। बट कैसे देखते हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर को, उसकी छवि को, और उसके कंधे पे जो जिम्मेवारी होती है उसको कैसे महसूस करते हैं? मैं सच में बताऊँ आपको, मैंने कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को अटेंड किया नहीं है। सो मैं किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता कि वो जो भी करते हैं क्यों करते हैं या कैसे करते हैं। फंडामेंटली लोग इसको एज ए प्रोफेशन लेते हैं, है ना, तो उनको जो उनके पास है वो देते हैं, है ना, और जो लेते हैं उनको पता है वो क्या ले रहे हैं, वेदर उनसे कितनों को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ओनली दे कैन नो। तो मेरा कुछ भी कहना उसके बारे में शायद ठीक नहीं है। रही बात मेरी कि मैं क्या बिलीव करता हूँ, सी बाहर से मोटिवेशन वो फील गुड होता है, यस, उस टाइम आप बहुत अच्छा फील करके चले जाते हैं, लेकिन अंदर से चेंज होता है क्या? अंदर से चेंज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करने के लिए कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रजिस्टर होनी चाहिए, है ना, कुछ चीज़ों के ऊपर आपको वो विश्वास होना चाहिए, और उन चीज़ों को किस तरह से प्रैक्टिस में लाना है वो भी उस इंसान ने आपको बताना चाहिए जिसने वो सब किया है। अभी वो सब अगर होगा तो शायद मोटिवेशनल स्पीकिंग का बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल। मुझे याद है मेरी वाइफ ना और मैं, हम 16th फ्लोर पे रहते थे पूना में, तो अचानक मेरे को खिड़की से ना कुछ आवाज़ आई ज़ोर से। तो मैंने देखा कि एक बंदा बाहर से लटक रहा था विथ हिज ऑल सेफ्टी गियर, एंड ही वॉज क्लीनिंग द ग्लासेस फ्रॉम द आउटसाइड, राइट। और मेरी वाइफ ने देखा कि बाहर से शीशे साफ़ हो रहे हैं, और उसने मुझे कहा, सूद साहब, ये जब तक आप खिड़की पे खड़ा होकर अंदर से साफ़ कर नहीं करोगे ना तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। बिल्कुल। तो मेरा मोटिवेशन की वही बात है, बाहर से जितना मर्जी साफ़ कर लो आप, है ना, बिल्कुल, तो जब तक अंदर से साफ़ नहीं करेंगे ना, बिल्कुल होगा नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि बहुत कम इस तरह मैंने सुना है, आज बैठ के 1.5 घंटा जो हमने टाइम दिया, पहले स्टार्ट हुआ था थोड़ा बोरिंग था, लेकिन बीच में जब वो लाइफ में घटित घटनाओं को लेकर आपने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, स्टेज पे कोई नहीं इतनी जल्दी अपनी लाइफ को पूरा किताब की तरह खोल के देता है, ये क्यों? लेकिन ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं ना कि जिसे मैं बताने से कतरा हूँ। मैं इंसान हूँ, मेरी वीकनेसेस थी, है ना, और मैंने भी गलतियाँ कर करके सीखा, और सीखने के बाद ही लोगों को बता रहा हूँ, है ना, तो क्या हर्ज है? अगर मैं मेरी कहानियाँ नहीं सुनाऊँ, किसी और की सुनाऊँ, तो मुझे नहीं पता वो कहानियाँ सच्ची हैं या नहीं, है ना। तो मेरी कहानी मुझे पता है कि सच्ची है। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन उस कहानी के ऊपर पूछोगे तो मैं जवाब दे सकता हूँ, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस देती है चीज़। कई बार ये होता है कि जैसे आपने बोला, किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चों के लिए अगर हम बात करें, पेरेंट्स बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, 90% चाहिए तो चाहिए, टॉप होना है तो होना है। पेरेंट्स को
उस टाइम ठीक है हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, बट वो कैसे देख रहे हैं कि बच्चों पे क्या असर है, क्योंकि बच्चा जैसा आपने कहा कि एक बार अगर आप उसे अप्रिशिएट करोगे तो वो भी माइंड में रखेंगे, और धुतकार दिया जाता है वो भी ताउम्र साथ रहती है चीज़। सी बच्चा देखिए क्या है, स्कूल का जो बच्चा होता है ना, वो हम स्कूल के लिए एक रॉ प्रोडक्ट होता है, करेक्ट, जो पेरेंट्स स्कूल को देते हैं बाय पेइंग सम फीस जी। लेकिन अभी उस प्रोडक्ट को फिनिश करने में तकलीफ ये होती है कि वो प्रोडक्ट खुद होके भी कंट्रीब्यूट करता है, राइट, और वो प्रोडक्ट खुद होके जो कंट्रीब्यूट करता है वो बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है, तो उसमें पेरेंट्स का रोल आता है, राइट। तो बच्चा किस अपब्रिंगिंग के साथ स्कूल आया है, और टीचर्स उसको क्या सिखा रहे हैं और किस तरह से सिखा रहे हैं, और बच्चा उसमें से कितना रिसीव कर रहा है ना। अभी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज हैं जो टीचर्स को भी आज की डेट में पता है कि हम सब लोग सब तरीके से नहीं सीखते, सबके अपने अपने सीखने के तरीके अलग होते हैं, है ना। बात ये नहीं है कि तुम मुझे समझते नहीं, बात ये है कि मुझे ये नहीं समझ लगता कि तुम कैसे समझते हो, तो मुझे तुम जैसे समझते हो अगर मैं उस तरीके से समझाऊंगा तो तुम सीखोगे। तो शायद टीचर्स को अपना उस रोल को डेवलप करना पड़ेगा, उनको स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाना पड़ेगा जिस तरह से स्टूडेंट्स समझेंगे, है ना। और दूसरा पेरेंट्स को अपनी तरफ से रोल प्ले करना पड़ेगा, बिकॉज वो रॉ प्रोडक्ट खुद भी कंट्रीब्यूट करता है। तो वो जो प्रोडक्ट है ना, वो आज इतना शार्प है, वो ऑब्जर्व बहुत क्विकली करता है, वो बातों को बहुत जल्दी पकड़ता है, वो किस्से बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं दिमाग में, राइट। वो आपको कॉपी करते हैं, है ना। वो जेनेटिक्स की बात नहीं होती, लोग बोलते हैं ये पापा पे चला गया, पापा पे जाने की बात नहीं है, वो बचपन से पापा को देखकर पापा को कॉपी कर रहे हैं, वो उनके जैसे बैठने की ट्राई करते हैं, वो उनके जैसे पोस्चर लेके खड़ा होता है, वो उनके जैसे बात करते हैं, उनके जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, मम्मी या पापा के या दोनों के, राइट। सो ही इज एक्चुअली कॉपिंग बिहेवियर, चाइल्ड इज कॉपिंग बिहेवियर, ओके, इट्स नथिंग टू डू विद जेनेटिक्स। जेनेटिक्स चेहरे के लिए होते हैं, चेहरा किस पे गया, राइट। बिहेवियर इज लॉट ऑफ बिहेवियर इज सबकॉन्शियस, डाउनलोडेड फ्रॉम पास्ट, बट अ लॉट ऑफ बिहेवियर इज कॉपिंग, वी कॉपी बिहेवियर। अब देखो ना, कोई मुझे स्माइल करेगा मैं भी स्माइल करता हूँ, कोई चिढ़के बोलेगा मैं चिढ़के बोलता हूँ, सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर कॉपिंग बिहेवियर। वही है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट। तो बच्चा क्यों नहीं कॉपी करेगा, है ना। तो हमने शायद बच्चों के सामने एग्जाम्पल्स क्रिएट करना चाहिए अपने बिहेवियर से, कि बच्चे हमें अगर कॉपी करें तो हमारे अच्छे बिहेवियर्स को कॉपी करें। बिल्कुल, तभी ये कहावतें बनी है कि संगत से गुणात है, संगत से गुण जात है। जी, मुझे याद है मैं एक दिन घर पे सीटी बजा रहा था, गाना गा रहा था, लाइट चली जाती थी ना तो मैं सीटी बजाता था, ऐसे ही गाना गाता, टाइम पास, है ना। तो मुझे याद है एक दिन मेरा बेटे ने सीटी बजानी शुरू की, बहुत छोटा था, शायद 4th-5th में होगा। मेरी वाइफ ने अंदर से बोला, बेटा सीटी नहीं बजाते। वो बोला क्यों मम्मी, वो बोली सीटी बजाना अच्छी बात नहीं है। तो मुझे याद है मेरा बेटा बोला लेकिन पापा भी तो बजाते हैं। तो मेरी वाइफ बोली लेकिन वो तो पापा हैं। तो मेरे बेटे ने जवाब दिया लेकिन सीटी तो सीटी है। तो बच्चे देखो ना, ऑब्जर्व करते हैं, दे वांट मी टू लीड बाय एग्जांपल, सो आई स्टॉप्ड एज सिंपल एज दैट, आई हैड टू, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैं बात कर रहा हूँ 30 साल पुरानी, राइट, लेकिन आज के बच्चे तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते ना, शार्पनेस एंड इंटेलिजेंस। हमारे टाइम में तो जैसे अपने एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 10th +2 के बाद जाके ग्रेजुएशन में कहीं हमें फ़ोन नसीब हुआ होगा। आजकल के बच्चे 5th-6th में गए हैं, स्मार्ट क्लासेस आ चुके हैं ना, शुरू से उनको फ़ोन चलाना था। आज भी मुझे ये पता नहीं है कि कहाँ से क्या ऑप्शंस हैं, उन्हें पहले सब पता है, बिकॉज उन्होंने डाउनलोड किया बिहेवियर हमारा। ओके, जब पैदा होते हैं ना, बहुत सा बिहेवियर जो इनबिल्ट होता है, बन जाते हैं, वो डाउनलोड करते हैं, दे आर वेरी क्विक इन पिकिंग अप। और उनकी ऑब्जर्वेशन देखो आप कितनी फास्ट है, वो शब्द कैसे पकड़ते हैं, अनबिलीवेबल। आई मीन मैं तो घर पे बहुत हैरान होता हूँ विद माई ग्रैंडसन व्हेन ही टॉक्स, इट इज़ अमेजिंग, गिव्स अस सरप्राइजेज एवरी डे। सो अगर आपकी लाइफ की बात करें तो वो चेंजिंग मोमेंट क्या था कि जब आपने सोचा कि नहीं, कि मैं इस तरह से लोगों को, जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों का माइंड ऐसा सो गया है या वो समझ नहीं पाते जीवन में ये राह सही है, ये तो भगवान ने मेरे जैसा इंसान बनाया कि मैं आपको बता सकूं ये भी सही है, ये भी सही है, चूज़ आपको करना है जो आपके लिए सही है। तो
कैसे आपने सोचा कि लोगों को ऐसे जागरूक किया जाए? मैंने एक्चुअली आपको सच बताऊं तो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ में, इन द सेंस मैं जब घर छोड़कर चला गया, अच्छे घर का था मैं, अच्छा था सब कुछ, लेकिन नहीं, मैं हालात को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। शायद मैं कमज़ोर था, है ना। मैं पहले लोगों को ब्लेम करता था, लेकिन फिर मैंने सीखा कि कोई मेरे को अगर कुछ तकलीफ़ दे सकता है तो इसका मतलब यही है कि मैं कमज़ोर था। मैं ताकतवर होता तो मुझे तकलीफ़ देता कौन? तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से, ज़ीरो से शुरू करूँगा, राइट। और मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ चलूँगा। और फिर मुझे ये भी पता था कि अगर मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ चलना चाहता हूँ तो ज़िंदगी तो आसान नहीं होगी, है ना। वो मेरी कविता की वो 4 लाइनें रह गई थी जो मैं आपको बताता हूँ कि आँखों में सच्चाई की चमक हो, सांसों में अच्छाई की महक हो, तो ज़िंदगी आसान तो नहीं होगी, फिर भी ज़िंदगी को आसान बनाना है, मुझे कुछ कर दिखाना है। मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे ग्रीड नहीं थी, राइट। मैं हमेशा ये बोलता था कि आई डोंट केयर फॉर मनी, आई डोंट केयर अबाउट मनी। मुझे क्या था कि ज़िंदगी अपने कसूलों के रास्ते में चलता रहूँ, ईमानदारी से काम करता रहूँ। और मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया और चलता रहा। और मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मेरे रूम में, ऑफिस में, कंपनी में लिखा हुआ था, नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज़ अकम्प्लिश्ड, लाओ ज़ू। आई हैव लिव्ड बाय दैट प्रिंसिपल। मुझे कभी किसी चीज़ की जल्दी नहीं रहती, राइट। तो फिर लोगों ने, जब मैंने लिखना शुरू किया लिंक्डइन पे, तो बस वो, जब मैंने वो सब 7 हैबिट्स पहले पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर काफ़ी अच्छी ज़िंदगी चली, लेकिन फिर से ज़िंदगी डामाडोल हो गई। बिकॉज पॉलिटिक्स मैं नहीं कर सकता, मतलब मेरे को नहीं आता था हैंडल करना। एंड आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसिस। आई वॉज अगेन वीक। ओके, सो आई लेफ्ट द जॉब इन ए वेरी बैड शेप। मेरे पास नौकरी भी नहीं थी जब मैंने छोड़ा। तो लेकिन फिर जब मैं बाहर निकला और देखा कि हेल्प लोग नहीं करते, लोग कह देते हैं हम हेल्प करेंगे, लेकिन जब हेल्प करनी होती है ना तो डिटेल्स सामने आती है ना। और वो डिटेल्स को पूरा करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। तो लोग धीरे धीरे ना बेचारे नहीं कर पाते, आपकी हेल्प करना चाहते भी हो तो आपको अपनी लड़ाई ना खुद लड़नी पड़ती है। तो मेरी बस किस्मत अच्छी थी कि मुझे लिंक्डइन मिला प्लेटफॉर्म, और वो भी मेरे को एक इंसाइट मिली, एपिफैनी बोलते हैं ना, कि अचानक से। इट वाज लाइक, मैंने आज सुबह ही वो किसी को कहानी सुनाई है। एक्चुअली मैं आपको दोबारा से सुना देता हूँ। मैं ना सड़क पे जा रहा था और मेरे पास में से कारें निकल रही थी, और मैंने देखा कारों में ना लोग बहुत स्ट्रेस में ड्राइव कर रहे थे, सभी लोग, यंगस्टर, ऑल यंग पीपल, स्ट्रेस। तो मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, ये लोग, इनके लिए काम कहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो भी ये खुश नहीं है, और मेरे लिए काम कहीं भी नहीं है ना। तो मेरे को कैसा फील करना चाहिए। लेकिन मैं तो भी अपनी होप के साथ ना चल रहा था। तो अचानक मैंने ऊपर देखा, एक पक्षी उड़ रहा था। तो मेरे को ये आदत है चीज़ों से बात करने की। आई कैन टॉक टू एनीथिंग, ओके, एंड एवरीथिंग। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स भी लिखे हैं ऐसे कि मैं चीज़ों से बात करता हूँ। तो मैंने ना वो पक्षी को ऊपर बात करनी शुरू की। मैंने बोला यार क्यों उड़ रहा है? वो कहता है खाने की तलाश में। मैंने बोला मिलेगा क्या? कहता हाँ, उड़ूंगा, नीचे दिखेगा तो खाना मिलेगा ना, जिधर पड़ा होगा उधर चला जाऊंगा। अरे तो तेरा मतलब है खाने के लिए मुझे भी उड़ना पड़ेगा क्या, मेरे खाने के लिए? वो कहता बिल्कुल उड़ना पड़ेगा। कहाँ उड़ना पड़ेगा? तुम्हारे आसमान में। मैंने बोला लेकिन मेरा आसमान है कहाँ? कहता है तुम्हारे पास। मैंने बोला कहाँ? घर जाके ढूंढ, है तेरे पास। मैंने बोला हिंट तो दे दे। कहता नील, कौन सा आसमान तो देख रहा है अभी? मैंने बोला नीला। तो देखना घर पे जाके कुछ नीला दिखाई देता है क्या? मैंने बोला मैं घर गया, मैंने बैठा, थोड़ी देर के बाद अपना डेस्कटॉप खोला कंप्यूटर, और मेरे को याद आया कि मैं कभी कभी वो एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, उसके ऊपर जाता था। तो मैंने बोला चलो आज देखता हूँ खोल के क्या है। तो मैंने इसे खोला तो मुझे उसका लोगो नीला दिखाई दिया लिंक्डइन का। तो मैंने बोला अरे ये मेरा आसमान है। तो मैंने उसके ऊपर स्टोरीज लिखने शुरू किए, और धीरे धीरे लोगों ने मुझे पढ़ना शुरू किया। ये 2011 या 12 की बात है। आप इमेजिन करिए कि उसके बाद बस ज़िंदगी में जो जादू चला वो बस कमाल का था। मैं हर रोज़ एक स्टोरी लिखने लगा, लोग मुझे पढ़ने लगे, मुझे फॉलो करने लगे। समबडी फ्रॉम अमेरिका कनेक्टेड विद मी। उन्होंने बोला आप आर्टिकल मत लिखो, आप छोटी स्टोरी लिखो। मैंने छोटी स्टोरी लिखनी शुरू की। वो एक दूसरी या तीसरी स्टोरी थी किसी ऐसे के बारे में जिसने सड़क से उठे हुए मेरे गिरे हुए पैसे मुझे वापस दिए थे। उसकी फ़ोटो खींच के मैंने ना स्टोरी लिखी कि आज की दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। वो 5 लाख व्यूज़ के ऊपर गई। तो मेरे को लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा। तो मैं रोज़ स्टोरी लिखने लगा। उसके ऊपर से
कोचेस फ्रॉम दिल्ली पुणे आ रहे थे ट्रेनिंग के लिए न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। उन्होंने मुझे लिखा कि आप में सब कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन कुछ एरर्स इन लिविंग है, आपके जीने में कुछ एरर्स हैं। मैं बहुत जजमेंट पास करता था, मैं लोगों को ना जगह दिखाता था उनकी। मैं कोई फालतू की बातें करता था ना तो मैं सीधा उसको ना लिख देता था उल्टा सीधा, तो मैं दुश्मन बनाता था लिंक्डइन पे दोस्त की बजाय। तो उसने मुझे बोला कि आप अगर हमारे साथ कोर्स करेंगे ना तो आपको अपने एरर्स पता चलेंगे, आप उनको करेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैंने बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है। वो बोले हम इंस्टॉलमेंट देंगे। मैंने फिर बहाना मारा, मैंने बोला लेकिन बहुत दूर होगा आपका प्रोग्राम। वो बोले हम इस जगह पे इस होटल में आ रहे हैं, और मेरे घर के बिल्कुल पास में था। मैंने बोला यार वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैंने सोचा कि भगवान मुझे हिंट दे रहा है, हाँ, कि इंस्टॉलमेंट भी मिल रहे हैं, घर के पास में भी है, तो कर ले। तो मैंने वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोर्स किया, और यू ट्रस्ट मी, उसके करने के बाद ऐसा पॉसिबिलिटी थी कि मैं NLP प्रैक्टिशनर्स क्रिएट करने शुरू कर देता पैसे कमाने के लिए, लेकिन मैं ऐसे नहीं किया। मैंने 6 साल उसके जो प्रिंसिपल्स थे NLP को, उनको अपने तरीके से इंटरप्रेट करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू किया। तो मुझे ट्रेनिंग का कुछ काम लोग, कभी कभी मेरे रीडर्स, मुझे एडमायरर्स बुलाते थे काम के लिए, तो मेरा ऐसी जेब खर्च निकल रहा था। बट देन आफ्टर 6 years मेरे को किसी ने कहा कि आपकी जो भी लर्निंग है उसको एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल बना दो कोचिंग का। तो मुझे 6 महीने लगे बनाने के लिए। 6 साल की जो मेरी सीख थी उसको मैंने 6 महीने लगा के उसको एक अपने प्रोसेस ऑफ कोचिंग में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने 60 साल की उम्र में नई ज़िंदगी शुरू की। एज ए कोच मैंने खुद को बिल्कुल प्रपोज किया, बिजी कोच। और एक्चुअली एक मेरी सबसे बड़ी कहानी टाइम के कारण जो बतानी रह गई, मैं आपको बता दूं क्या वो? बिल्कुल, बड़ी ज़रूरी है कि लोग जानें जी। अपनी बिलीफ को चेंज करना, जो बिलीफ आपको हेल्प नहीं करती उसको चेंज करना भी पर्सनल ग्रोथ है। तो मेरी एक बिलीफ ऐसी थी कि कोचिंग 1-on-1 हो सकती है, आमने सामने, एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए, ऑनलाइन नहीं हो सकती। तो जब कोविड आया मेरा काम बंद हो गया, 3 महीने में कुछ नहीं कर रहा था, मेरे बैंक बैलेंस कम होना शुरू हो गया, ज़्यादा पैसे तो थे ही नहीं, कमाए नहीं थे। तो एक दोस्त का फ़ोन आया, मेरे पायलट हैं, ही इज़ ग्रुप कैप्टन नितिन वेल्डे, ही इज़ प्रेसिडेंट अवार्डी फॉर ब्रेवरी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो बोले क्या करते रहते हैं सर? मैंने बोला कुछ भी नहीं कर रहा। ही सेड आपके जैसे इंसान खाली कैसे बैठ सकता है? मैंने बोला क्या करूं, कोविड है, बाहर नहीं जा सकता, सीनियर सिटीजन हो गया हूं मैं, 60 साल को हो गया हूं 1 अप्रैल को, तो वैसी रिस्ट्रिक्शन है। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, जूम शुरू करो। मैंने बोला जूम पे नहीं कर सकता मैं, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, नहीं कर सकता मैं। ही सेड मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, यू स्टार्ट, देखो मेरे साथ एनर्जी मिलती है कि नहीं। उसने लिंक भेजा, मैंने डाउनलोड किया जूम, मैंने उससे बात की, तो मुझे लगा बिल्कुल आमने सामने है। ही सेड अनाउंस राइटिंग स्टोरीज बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू डू बेस्ट, फ्री सेमिनार्स करो, मैं आपका बैक एंड पे सपोर्ट करूँगा। उसने मेरे साथ 2.5 महीने में 13 वेबिनार्स किए एट बैक एंड। ही वॉज स्पेंडिंग टाइम एज बैक एंड, उसका जूम लिंक, उसका अकाउंट, ओके, एंड ही वॉज गिविंग इट टू मी, ओके, एंड आई वॉज कंडक्टिंग प्रोग्राम्स। तो हमने जब 10 प्रोग्राम किए तो 11वें में वो थोड़ा सा पीछे हो गए, थोड़ा काम मेरे को करने को लगा दिया। 12वें में और पीछे हो गए और काम करने को लगा दिया। 13वें में वो बिल्कुल ही पीछे हो गए, बोले सब कुछ आपने करना है। तो मैंने सब कुछ किया, वो लिंक भी बनाया, वो लोग ब्रेकआउट रूम भी किए, खुद की इंट्रोडक्शन भी दी, सब कुछ मैंने खुद कर लिया। वो ख़त्म होने से 10 मिनट पहले अंदर आ गए, प्रोग्राम में एडमिट किए, और मेरे को बोलते हैं, लोगों को बोलते हैं कि विल यू लाइक टू अटेंड दिस मैन्स पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सेशंस ऑन NLP, ही इज़ वेरी गुड, आप लोग करेंगे क्या? वो फ्री थे राइटिंग स्टोरीज। 10 लोगों ने ऑन द स्पॉट रजिस्टर किया। आई हैड नेवर सीन दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स इन माई लाइफ। आई वॉज पेड इमीजिएटली इन कैश। यू ट्रस्ट मी, दैट डे वॉज 25th July when I had my first NLP session. 25th July 2020। 23rd September को लास्ट सेशन हुआ। मेरे को एक अमेरिका का बंदा था, वो बोलते हैं सर आई वांट 1-on-1 कोचिंग फ्रॉम यू बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू हैव डन, यू हैव ब्रॉट माय लाइफ इन फ्रंट ऑफ मी, आई वांट टू नाउ शेयर थिंग्स विद यू टू लर्न फ्रॉम यू, 1-on-1 कोचिंग। दैट वाज माय फर्स्ट कोचिंग सेशन। ही इज़ फ्रॉम बोस्टन, ओके। आई डिड 1-on-1 कोचिंग विद हिम फॉर 28 hours। वो दिन है और आज का दिन है शिवांगी, मैं रुका ही नहीं, रुका ही नहीं। ये जादू है ज़िंदगी का, राइट? आप अगर रुक गए तो दुनिया चलना बंद हो जाए। मैं रुका ही नहीं। आई एम कॉन्स्टेंटली राइटिंग स्टोरीज ऑन लिंक्डइन एवरी डे। आई हैव नॉट स्टॉप। आई कीप गेटिंग कोचिंग वर्क
from, you trust me, top executives of corporate, okay, and they trust me. I don't market, and nobody ever knows whom I have coached. I have never given coaching feedback. I have never even asked. I have never even shared on LinkedIn कि मैं इसको कोच किया तो ये है नहीं. I never share about my coaching because one-on-one relationship is very private and personal, extremely confidential. So, लेकिन there is no agreement. I have never entered into an agreement. It's only on trust that I work, I get work, and इससे अच्छा क्या होगा शिवांगी? कुछ हो सकता है? भगवान की दया है, खुश नसीबी है मेरी. अच्छा, एक चीज़ है कि हम ना जैसे टाइम के अकॉर्डिंग लोग कहते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ. कई मेरे जैसे लोग हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर कोई आप ले लो यार, हम बहुत ज़्यादा गंदे लेवल पे इमोशनल है, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेते हैं क्योंकि जैसा हमारा प्रोफेशन है हमें नहीं अलाउ है कि यार तू इमोशनल होके सोच. तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एक पर्सनल सलाह हमारी लिए. यस, मैं ना अपने कॉर्पोरेट के लोगों को यही बोलता हूँ कि बिजनेस इज लॉजिक. बिजनेस लॉजिक है. मैंने ना HR की एक डेफिनेशन दी है, हार्ट प्लस रीजन इज HR. दिस इज माई ओन डेफिनेशन इन माई बुक. आई हैव गिवन दिस टू द वर्ल्ड. ओके, हार्ट प्लस रीजन, दैट इज HR. तो किसी भी प्रोफेशन में ये एप्लीकेबल है कि आपको दिल और रीजन, लॉजिक दोनों यूज़ करने पड़ते हैं. कहीं पर दिल कम यूज़ करना है, रीजन ज़्यादा यूज़ करना है. कहीं पर रीजन ज़्यादा कम यूज़ करना है, हार्ट ज़्यादा यूज़ करना है. यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन द सिचुएशन. लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ, बिजनेस वेयर इट इज़ कंसर्निंग मनी, यू कांट बी इमोशनल. मनी इज़ लॉजिक. मनी ठंडा सब्जेक्ट है. आप उसमें इमोशनल हो गए तो आप मार खा गए. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू बिजनेस यू कांट बी इमोशनल. ओके, यू हैव टू चूज हाउ मच इमोशनल यू नीड टू बी. बट मैं ये कहूँगा कि इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहिए व्हेन इट इज़ इन बिजनेस, बिकॉज मनी डजंट अंडरस्टैंड इमोशन. कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता जब तक आप नहीं होना चाहें. सो दैट इज़ वाई सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की. आप कैसा सोचते हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वो मैनिपुलेट किस तरह से करते हैं, उसको समझना और फिर मैनिपुलेट ना होना. यू चूज़, यू वांट, सी आपने चूज़ करना है. आपका रिश्ता बहुत ही क्लोज है. यू चूज़ कि चलो यार इससे मैनिपुलेट होने में हर्ज नहीं, हो जाओ. लेकिन अगर रिश्ता ऐसा है कि मैनिपुलेशन कैन मेक यू फील लेस एंड लो एंड बैड, तो रिश्ता छोड़ना अच्छा है ना. मैनिपुलेट होना ही नहीं, अपने को पता है मैनिपुलेट करने नहीं होना. सी पाउलो कोएल्हो ने एक बड़ी अच्छी चीज़ लिखी थी, किसी भी रिश्ते में जब मैनिपुलेशन होती है तो सबको पता होता है क्या हो रहा है. पता दोनों पार्टीज को होता है. ये अलग बात है कि हम बाद में किसी एक पार्टी को ब्लेम करते हैं. ओके, पता. तो अगर आपको पता है तो मत हो जाओ ना, छोड़ दो ना. मैं छोड़ देता हूँ. मेरे को कोई इंसान अच्छा नहीं लगता ना, मैं उसको बोलता हूँ कि यार हम अपने अपने रास्ते पे खुश रहते हैं. अच्छा, एक चीज़ है कि स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, आजकल लोग कहते हैं कि जैसे थोड़ा वेस्टर्न डाल लिया, शराब पी लिया, पार्टीज़ कर रहे हैं, किटीज़ में जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा एक वो रुतबा बन गया है. उसको आप मानते हैं कि आपको क्या लगता है मैं मानता हूँगा? मैं ना, मुझे याद है एक पार्टी में था, एक मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे कंपनी के थे, सब लोग खड़े थे. मुझसे पूछा उन्होंने क्या पी रहे हो? मैंने बोला सर कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक. मैं तो वही पीता हूँ. लेकिन तुम हार्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीते? मैंने बोला नहीं पीता सर. क्यों नहीं पीते? सर बस नहीं पीता. तो मेरे बॉस ने मुझे हिंट दिया कि गिव हिम प्रॉपर रिप्लाई. मैंने बोला सर जिस वजह से आप ड्रिंक करते हैं ना, उसी वजह से मैं नहीं करता. वो बोले लेकिन मैं तो ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए ड्रिंक करता हूँ. मैंने बोला मैं ज़िंदगी का आनंद लेने के लिए ड्रिंक नहीं करता. आप खुशी के लिए पीते हैं, मैं खुशी के लिए नहीं पीता. बात खत्म. मेरी खुशी उसमें है कि मैं ना पीऊँ, आपकी खुशी उसमें है कि आप पियो. तो हम अपनी अपनी जगह खुश रह सकते हैं ना. बिल्कुल. तो वो स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? आपको लगता है कि मुझसे लोग बात नहीं करते अगर मैं ड्रिंक नहीं करता? आपको लगता है कोई ऐसी पार्टी होगी जिधर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा? लेकिन मैं जाता ही नहीं. आई एम नॉट ए पार्टी गोर. सही है ना. सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली वो जो बात होती है वो मेरा हैशटैग लिंक्डइन के ऊपर हैशटैग सिंपली सूद है. वो मुझे लिंक्डइन लोकल होस्ट थे पूना के, मिस प्रिया धवन. उसने एक बार मेरी एक पोस्ट पढ़ी
जो एक ऐसे एक्सपीरियंस के ऊपर आधारित थी जो उसके साथ हमने लस्सी पी थी और ऑर्डर देने में कुछ गड़बड़ हो गई और वेटर ने जो लस्सी दी वो मेरा ऑर्डर उस तरह से नहीं आया जैसे मैं चाहता था। तो मैंने उसे एनालाइज़ किया था कि वेटर के दिमाग में क्या हुआ, उसके ऊपर से मैंने स्टोरी बना के लिख दी थी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को बड़े आसान तरीके से पेश किया था। तो शी हैड रिटन ए कमेंट ऑन लिंक्डइन दैट यू नीड टू बी नोन एज सिंपली सूद, #simplysoothe. So someone gifted that logo to me. Somebody created a logo for me, #simplysoothe, trademark. Somebody trademarked it. People helped me too. So somebody gave me a free website, gifted simplysoothe.com. So I have got this gift of having a mind which turns complicated into simple. You can give me any complicated issue in behavior, relationships, in attitude. I will make it very simple for you. And that is what my forte is. थैंक यू सो मच सर बातचीत के लिए। अच्छा, एक लास्ट कि जैसे आजकल की लड़कियों में चीज़ है कि लिबर्टी वगैरह, हमें आज़ादी मिल गई है, हम लड़कों के बराबर चल रहे हैं, तो क्या असल मायने होना चाहिए कि सोशल मीडिया पे कपड़े उतारना, अपने आप को बोल्ड दिखाना, मतलब क्या समझते हैं हम ऐसी? नहीं, I won't make a comment on that. See, because I don't know what drives people. I don't know what makes them do things what they want to do, right? At the same time, I only know, मैंने एक मेरी किताब में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, फ्रीडम के बारे में। मतलब वो इंग्लिश में लिखे, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। दायरे में रहकर आज़ाद होना, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। तो इट्स नॉट दैट we should not have boundaries in relationship. It only means that in our relationship we should understand that there are boundaries, and within those boundaries we should be able to live happily. That is what is ultimate of relationship. थैंक यू सो मच। God bless. अगर रमेश सूद जी की तरह अगर सोच हमारी होगी तो सोचिए जीवन कितना सुलभ हो जाएगा। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे ही देखते रहिए एमी लुधियाना। अब अपनी शिवांगी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।